नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए भाग द्वितीय के पेपर 2 में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय संविधान का जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया क्या है। संशोधन को लेकर के दो प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर और लचीला संविधान, वो क्या होता है वो हमने देखा। इसी तरह से भारतीय संविधान में संशोधन की विशेषताएँ क्या क्या हैं वो हमने देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान संशोधन संबंधी जो विवाद है, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 13(2), उसके बाद देखेंगे कि शंकरी प्रसाद केस क्या था, उसमें न्यायपालिका ने अपना क्या स्टैंड लिया संविधान संशोधन को लेकर के। फिर हम देखेंगे कि गोलखनाथ जो केस आया 1967 में, उसमें न्यायपालिका ने क्या स्टैंड लिया। और फिर लास्ट में हम केशवानंद भारती केस 1973 वो देखेंगे, उसमें न्यायपालिका ने संविधान संशोधन को लेकर के क्या स्टैंड लिया। तो स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन संबंधी विवाद। विवाद के लिए सबसे पहले हम अनुच्छेद जो 13(2) है वो देख लेते हैं। 13(2) तो मूल अधिकारों में मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि संसद ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो कि मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो, ठीक है। और ऐसी किसी विधि का निर्माण अगर किया जाता है तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। यानी ये एक तरह से मूल अधिकारों की रक्षा करता है, उनके लिए कवच या ढाल की तरह ये काम करता है। कौन? अनुच्छेद 13(2), क्योंकि इसमें कहा गया है साफ साफ कि किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता जो कि मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। अब बात करते हैं हम 1947 में हमारा संविधान बनने लगा और 1950 में बन करके 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। फिर एक साल बाद मैंने आपको संविधान संशोधन में बताया था कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हमको नए कानून की आवश्यकता होती है, या जो विद्यमान कानून है समय के अनुसार उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है। तो 1950 में लागू हुआ संविधान और 1951 में ही हमको इसमें संशोधन की आवश्यकता, परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो गई। 1951 तो 1951 में विद्यमान जो तत्कालीन सरकार थी वो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है उसको कम करने के लिए, संपत्ति के अधिकार को कम करने के लिए एक कानून लेकर के आई। वो था पहला संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार पर कुछ अंकुश लगाया गया। अब आप देखिए अनुच्छेद 13(2) कहता है कि सरकार या संसद किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो कि मूल अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। जबकि पहला जो संविधान संशोधन सरकार लेकर के आई है उसमें क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया गया। इसलिए एक महाशय हैं शंकरी प्रसाद, वो 13(2) के तहत न्यायपालिका में पहुंच गए कि भाई 13(2) में कहा गया है कि सरकार ऐसी विधि का निर्माण कर ही नहीं सकती जो कि मूल अधिकारों को कम करता हो, जबकि पहले संविधान संशोधन में ऐसा किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, संविधान के विरुद्ध है। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका ने इस केस में अनुच्छेद जो कि 1951 में आया, न्यायपालिका ने इस केस में कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और उसमें संविधान संशोधन की शक्ति भी है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया शक्ति अनुच्छेद 368 ये संविधान के भाग 20 में है। तो अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत संविधान और मूल अधिकारों में संशोधन क्या है, कर सकती है। तो यहाँ हम टिक लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने स्वीकार कर लिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस तरह से शंकरी प्रसाद का मामला क्या हो गया, खारिज हो गया। इसके बाद
थोड़ी परिस्थितियां और बदलती हैं। आगे जा कर के 1967 में एक और इसी प्रकार का केस आता है जिसको हम बोलते हैं गोलकनाथ केस। यह आया था 1967 में। इसमें क्या था कि 1967 तक आते आते सरकार अब भूमि सुधारों को लेकर के काफ़ी सक्रिय हो गई थी। भूमि सुधारों में यह था कि जो बड़े बड़े भूमिपति थे, जमींदार थे, उनसे भूमि लेकर के भूमिहीनों में वितरित किया जाने का सरकार ने प्रयास किया। तो इसलिए 1967 में जब सरकार ने भूमि सुधारों को लेकर के जब कानून बनाए, उसमें भी संपत्ति का अधिकार क्या हुआ, सीधी सी बात है, कम हुआ। और संपत्ति का उस समय अधिकार था, अभी तो मूल अधिकार संपत्ति का नहीं है, उसको हटा दिया गया 1976 में। तो अब भूमि सुधारों को लेकर के जब सरकार ने प्रयास किए तो इससे भी क्या हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार था 31 में वो क्या हुआ, बाधित हुआ। इसलिए जो गोलकनाथ थे इस बात को आधार बना करके कि भाई 13(2) में कहा गया है कि संपत्ति के वो जो मूल अधिकार है उसको सरकार कम नहीं कर सकती, संसद कम नहीं कर सकती, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मामले में खास बात ये थी, सर्वोच्च न्यायालय इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद से ठीक उलट दृष्टिकोण अपनाया। जहां शंकरी प्रसाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है उसके तहत संविधान का और मूल अधिकार का संशोधन कर सकती है। इसमें कहा कि संसद अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत मूल अधिकार और संविधान के किसी भी भाग का संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ टिक क्या था कि कर सकती है, और यहाँ एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया, इसको मना कर दिया। अब यहाँ से 1967 से कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका ने संसद के संविधान संशोधन पर एक तरह से क्या कर दी, रोक लगा दी, मूल अधिकारों में संशोधन पे रोक लगा दी। इसलिए अब संसद में सरकार के द्वारा 24वां संविधान संशोधन लाया गया। चौबीसवें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने दो बातें निर्धारित कर दी। पहली बात तो ये थी कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि संसद मूल अधिकार और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये निर्धारित कर दिया संविधान संशोधन करके, में संशोधन कर सकती है। और दूसरा इसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया कि संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है, पता है दोनों सदनों से अलग अलग पारित होता है, तो इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित होकर के अगर राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। यानी यूँ कह सकते हो आप कि राष्ट्रपति को इसमें जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है उस पर अनुमति देने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन से। तो ये सब बातें 13(2) पढ़ा। 1991 में शंकरी प्रसाद केस, फिर गोलकनाथ केस। शंकरी प्रसाद में कहा कि कर सकती है संविधान संशोधन, गोलकनाथ केस में कहा कि नहीं कर सकती है, 24वां संविधान संशोधन आ गया। अब इन सब बातों में एक नया मोड़ आता है, वो आता है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया और काफ़ी महत्वपूर्ण केस ये माना जाता है। इस केस में अब तक जो सबसे बड़ी बेंच 13 न्यायाधीशों की वो है बैठी थी, और इसने क्या फैसला दिया वो अब हम देखते हैं संविधान संशोधन को लेकर के। तो अब आ जाता है केशवानंद भारती केस। केस या वाद एक ही बात है। यह आया था 1973 में। तो केशवानंद भारती केस को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि केशवानंद भारती कौन थे। केशवानंद भारती केरल के अंदर जो शंकराचार्य के देश में जगह जगह मठ हैं, वैसे ही वहाँ एक मठ था शंकराचार्य का, उसके ये मठाधीश थे। हुआ क्या था कि 1967 में जब केरल में वामपंथी सरकार आई, तब से वहाँ भी क्या था कि भूमि सुधारों का दौर चला, जिसमें बड़े बड़े भूमिपतियों से, जमींदारों से भूमि लेकर के भूमिहीनों को दी गई। इसी तरह से
उस समय जो बड़े बड़े मंदिर या मठ थे उनके पास में हजारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। तो ऐसे ही इनका जो मठ था उसके पास में भी हजारों एकड़ ज़मीन थी। सरकार ने ये ज़मीन लेकर के भूमिहीनों में वितरित करने का काम चालू कर दिया। तो अब केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान में जो अनुच्छेद मूल अधिकारों में दिया गया है 26, ये ज़मीन बेशक मेरी नहीं है, मठ की है, लेकिन अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धर्म के नाम पर संपत्ति के अर्जन और उसके प्रबंधन का अधिकार है, हमको मूल अधिकार है ये। इसके तहत ये चले गए केरल हाई कोर्ट में, और केरल हाई कोर्ट में इन्होंने केस लगा दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भारती बनाम केरल राज्य। तो इन्होंने कहा कि एक तरह से ये मेरा मूल अधिकार जो है उसका एक तरह से उल्लंघन हो रहा है अनुच्छेद 26 में जो मेरा मूल अधिकार है, और आप 13(2) में क्या कह रहे हो कि सरकार ऐसी विधि का निर्माण कर ही नहीं सकती जो कि मूल अधिकारों को कम करता हो। तो 13(2) अनुच्छेद 26। तो केरल का जो हाई कोर्ट था उसमें इन्होंने केस लगाया और हाई कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली, यहाँ पर ये केस हार गई। अब मामला जाता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब ये केस आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि केस ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल जैसे ये मैंने बताया अनुच्छेद 26 की बात इसमें नहीं है, अनुच्छेद 26 तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें अनुच्छेद 368 की भी बात है जो संविधान संशोधन से जो रिलेटेड है। इसी के साथ 13(2) का भी मामला ये है। इसी के साथ अनुच्छेद जो 25 है वो भी है, 25 26 में बता ही दिया। इसी के साथ 29 और 31 में जो संपत्ति का अधिकार है। तो कहने का मतलब ये कई सारे अनुच्छेदों से रिलेटेड है, इसमें कई सारे संवैधानिक प्रश्न निहित है, इसलिए हम इस मामले को क्या करेंगे, सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निहित है वो ये है कि क्या संसद संविधान का और मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये सबसे बड़ा संवैधानिक प्रश्न इसमें निहित था। इसलिए अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें केशवानंद भारती केस में 1973 में अब तक की सबसे बड़ी बेंच का निर्माण किया, 13 न्यायाधीशों की बेंच। 13 न्यायाधीशों की बेंच ने इस मामले को सुना। यह अब तक की संविधान की सबसे बड़ी बेंच गठित हुई थी इस मामले के अंदर। 13 न्यायाधीशों ने लगभग 68 दिन तक लगातार इस मामले को सुना और 7/6 से इसका निर्णय इन्होंने पारित किया। अब निर्णय क्या दिया वो देखते हैं हम। तो केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन कर सकती है। देखिए, शंकरी प्रसाद में कहा कि संशोधन कर सकती है, गोरखनाथ में कहा कि नहीं कर सकती है, और वापस अब शंकरी प्रसाद को ही इन्होंने वापस क्या कर दिया, रिपीट कर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन कर सकती है। और साथ ये भी कहा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों ही है। ठीक है, एक बात तो ये कही कि संशोधन कर सकती है। दूसरी बात जो इस केस में कही गई, केशवानंद भारती केस में, वो ये थी कि संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की एक जो मूल भावना है उसको संसद संशोधन के द्वारा बदल नहीं सकती। इस मूल भावनाओं का आप कह सकते हो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसको संसद संविधान संशोधन के द्वारा बदल नहीं सकती। तो इसलिए आपने सुना होगा कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका ने कौन से केस में निर्धारित किया, केशवानंद भारती केस 1973 में डिसाइड किया। अब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल भावना क्या है, तो ये न्यायपालिका ने डिसाइड किया है। और इसमें इन्होंने बताया कि संविधान के वो भाग
जिनको बदलने का मतलब है संविधान का मूल अर्थ ही बदल जाएगा, संविधान की मूल भावना ही बदल जाएगी। तो अब तक एकमत से न्यायपालिका ने ये डिसाइड नहीं किया कि मूलभूत ढांचे में कौन कौन से संविधान के भाग आते हैं। यद्यपि उन्होंने कई सारे केस में कई सारी चीज़ों को अब तक डिसाइड किया है और ये कहा है कि समय समय पर हम मूलभूत ढांचे को निर्धारित करते रहेंगे। अब तक मोटा मोटा जो मूलभूत ढांचा इन्होंने निर्धारित किया वो है कि जो हमारी संसदीय परंपरा है, लोकतांत्रिक सरकार का रूप है, पंथ निरपेक्षता है, मूल अधिकार हैं, निदेशक तत्व है, इस तरह से आदि आदि कई सारी जो चीज़ें हैं वो मूलभूत ढांचा है। इनको हम संविधान संशोधन के द्वारा भी बदल नहीं सकते हैं। एक बात। दो, तीसरी, इस केस में न्यायपालिका ने जो डिसाइड किया वो ये था, मैंने आपको बताया 24वां जो संविधान संशोधन किया था जिसमें संसद ने ये निर्धारित किया था कि संसद मूल अधिकार और संविधान में संशोधन कर सकती है, और दूसरा ये निर्धारित किया था इसमें कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर के अगर राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर क्या करने होंगे, हस्ताक्षर करने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया था। तो इस 24वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने इस केस में क्या कर दिया, वैध करार दे दिया। तो इस तरह से हमने वापस रिकेप कर लेते हैं कि शंकरी प्रसाद केस में कहा कि संशोधन हो सकता है, गोलकनाथ केस में मना कर दिया, फिर केशवानंद भारती केस में बात ये निकल करके आई कि अगर संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है तो संसद मूल अधिकार और संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों ही है, लेकिन संसद संविधान की जो मूल भावना है, संविधान का जो एक मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान का संशोधन हो सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता। दूसरी ओर मूलभूत ढांचे में कौन कौन सी बातें हैं, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका ने दिया, इसमें कौन कौन सी बातें, ये एकमत से अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। न्यायपालिका ने ये कहा है कि समय समय पर हम मूलभूत ढांचे का निर्धारण करते रहेंगे। तो इस तरह से संविधान संशोधन संबंधी जो विवाद था ये आज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।